Line. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये जो सेमिनार है, ज़्यादातर इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको ऑलरेडी पता है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम टेक्नोलॉजी के टाइम पे है, तो बहुत सारी एक्सपोजर ऐसी होती है कि एक बार रील्स आ गई तो हमें ऐसा लगता है कि वी नो एवरीथिंग, विच इज़ क्वाइट ओके। हमें भी ऐसा लगता था जब हम 17 साल के थे। जब 35 साल के हुए तब पता चला कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपको सब कुछ पता है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट आज के इस सेमिनार में आपको एक बेसिक आइडिया ये मिलेगा कि जब 12th पास आप करते हो तो आपके पास कितने ऑप्शंस आते हैं। एक सबसे बड़ा जो चेंजेस है कि हर 5 साल में इतनी सारी चीज़ें बदल रही है कि अपडेट करना बहुत ही मुश्किल है। आप अभी एंटर करोगे बीटेक में और हो सकता है जब आप पास आउट हो तब आपका पूरा बीटेक ही बदल गया है। मतलब आप जब जॉब में जाएंगे तो आपकी पढ़ाई शायद काम में आए या ना आए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछले 10 साल में जो चेंजेस हुए हैं और अगले 3 साल में जो होने वाले हैं ना, उसमें बहुत बड़ा गैप रहने वाला है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ना। कुछ चीजें जो हमें समझनी है ना, उनमें सबसे पहली चीज तो ये है कि पिछले 2 सालों में जो आपने हार्डवर्क किया है, जिन लोगों ने किया है उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है और आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज हमारी बहुत इजीली कूल तरीके से जाएगी, कि भाई वहां पर जाएंगे, कॉलेज का कैंपस बहुत मजेदार होगा, फ्रेंड्स मिलेंगे, जलसे करेंगे, यस इट इज देयर, अनलेस एंड अनटिल आपको कैंपस बूथ घर जैसा ना मिले तो, है ना। कैंपस अच्छा मिल गया तो अच्छी बात है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो 4 या 5 साल ऐसे नहीं होंगे कि बहुत कूल तरीके से जाएंगे। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, शायद यहाँ करी उससे कहीं ज्यादा। बट अब स्मार्ट वर्क बढ़ेगा, हार्ड वर्क कम हो जाएगा, दिमाग का यूज ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए फोकस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इन प्रिमिटिव ह्यूमन को हम जानते ही है, कितने सारे पत्थर घिसे थे तब जाके आज हम फायर के साथ खेल रहे हैं और कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, राइट। इट्स बिन probably thousands of years they have done such a great hard work. Now जैसे ही आप 12th पास आउट करोगे, चाहे आपने पीसीबी के साथ पास किया हो या पीसीएम के साथ, आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज कि एकेडमिक प्लानिंग के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मुझे बीई कंप्यूटर साइंस करना है तो बस वही करेंगे, अगर कंप्यूटर साइंस मुझे नहीं मिला तो इस दुनिया में कुछ और करेंगे ही नहीं। वो पुरानी हिंदी मूवी के हीरो के डायलॉग जैसी जिंदगी नहीं होती, वो मूवी होता है, क्या होता है, तुम मिलो तो ही हम जिंदगी जिएंगे, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा कभी होता नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, यू डेफिनेटली नीड टू फाइंड आउट कि आपका दूसरा इंटरेस्ट क्या है। अगर मुझे कंप्यूटर साइंस में नहीं मिला तो दूसरी ऐसी कौन सी ब्रांच है जहां पर मैं काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सेम वे सी एंड डी, तो मिनिमम 4 या 5 ऐसे ऑप्शंस आपके पास होने जरूरी है। क्योंकि अभी यहाँ बैठ के हमें कुछ और लगेगा, लेकिन जैसे ही आप एडमिशन की लाइन में खड़े होंगे ना, सारे पैरामीटर्स बदल जाएंगे। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है क्या, सब कुछ होगा। वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर एंड, हाँ, तो ऐसा है। हमारा जो एडमिशन है ना, उसमें सब कुछ जायज है। मतलब आप कुछ सोच के गए होंगे, वहां पर कमेटी वाले कुछ और ही रूल्स एंड रेगुलेशन बना के बैठे होंगे। क्या पता आपने सोचा है कि मुझे तो कंप्यूटर साइंस में निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, वहां गए तो पता चला वीएनएसजीयू की आखिरी सीट भी खत्म हो गई है, बचा कुछ। तो आपके पास 3 या 4 मिनिमम ऑप्शंस होने जरूरी है। जब आप ये ऑप्शन डिसाइड करते हो ना, इट इज मैंडेटरी कि आप कोई एक्सपर्ट की सलाह लो जो आपको लगता है ठीक। क्योंकि आजकल ये बोलना भी मुश्किल है कि आओ मेरे पास से सलाह लेके जाओ, लोगों को प्रॉब्लम है। तो बेटर यू फाइंड इट आउट हु इज बेस्ट इन योर फील्ड, आप उनके पास से बैठ करके सलाह लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई बच्चा ये डिसाइड करता है कि मुझे एमबीबीएस करना है, तो मुझे लगता है उसको पहले एक सक्सेसफुल एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके पास बैठ के सुबह से लेकर शाम तक उसकी जिंदगी को देखना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे एमबीबीएस करना है। ये नहीं कि किसी एक मोटिवेशनल वीडियो ने थोड़ा सा एक इंजेक्शन दे दिया विटामिन एम का, मोटिवेशन एंड मनी का, राइट, और आपको मजा आ गया कि अरे आज तो एड्रेनालिन रश आ गया है, एमबीबीएस करके दिखा देंगे, और पता चला कल पूछ वैसी वापस भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। यू मीट डॉक्टर, यू सी देयर लाइफ। अब देखो वो सुबह कितने बजे उठते हैं, क्योंकि जब आप डॉक्टर बन के
फॉर एग्जाम्पल किसी ने एमडी कार्डियोलॉजिस्ट कर लिया और कोई बच्चा ऐसा है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर लिया, अब उसको लाइफ मजेदार लगती है, लेकिन वहां रोबोट खराब हुआ रात को 2 बजे और उसके घर और कंपनी का डिस्टेंस है कम से कम 3 घंटे। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप उस कंपनी में काम करना चाहते हो और क्या पता वो आपकी खुद की कंपनी हुई ना, तो रात को 3 बजे उठ के आपको भागना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगर उस इंसान की शादी हो चुकी है, अगर हुई है, क्योंकि आजकल दोनों ऑप्शन है, और अगर वो एमडी कार्डियोलॉजिस्ट फीमेल निकली या एमडी कार्डियोलॉजिस्ट मेल निकला जिसको इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है रात को 2 बजे, और एक बार नहीं बार बार, एक बार नहीं, तो सोचो शादीशुदा जिंदगी का क्या हाल होने वाला है ना। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन, जिसको आज की भाषा में डाइवोर्स बोलते हैं। मैं ये डेफिनेटली नहीं चाहूंगा कि ऐसा किसी के साथ हो, बट ये रियलिटी है कि जब वीक में एक बार जाते हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन महीने में जब 5 या 6 बार जाने की बारी आई ऐसे रात को और भागना पड़ा, और क्या उस समय पर आपको एमडी कार्डियोलॉजिस्ट बनना पसंद है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस कंपनी में काम करना पसंद है? शायद आपको पसंद हो लेकिन आपके पार्टनर को ना पसंद हो। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, इसीलिए ये मैंडेटरी है कि जब भी आप डिसीजन लेते हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, डॉक्टर का हो या फार्मासिस्ट का हो, वो पर्सन जो उस फील्ड में कई सालों से सक्सेसफुल है, याद रखना मैंने वर्ड यूज किया है सक्सेसफुल, क्योंकि डॉक्टर ऐसे भी है जिसके क्लिनिक और हॉस्पिटल नहीं चल रहे हैं, इंजीनियर ऐसे भी है जिनकी मंथली सैलरी 15,000 है, और इंजीनियर ऐसे भी है जिनकी मंथली सैलरी 10 लाख भी है। 15,000 वाले के पास जा करके आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर के उनके पास जाओगे कि ये मुझे महीने का 1 लाख कमाना सिखा देगा, तो दैट इज नेवर पॉसिबल। वो कभी जिंदगी में पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसको पता होता कि महीने के 1 लाख कैसे कमाने हैं तो उसकी 15,000 सैलरी नहीं होती। कहने का मतलब ये है, एआई हो, डॉक्टरेट हो, फार्मेसी हो, कुछ भी हो, आप जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे, घर के बाहर जाओगे, एडवाइस देने वाले हजारों लोग मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे जो उस फील्ड में सक्सेसफुल है, कुछ ऐसे जो उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं है। अगर सक्सेसफुल नहीं है उसके पास आप एडवाइस लेने पहुंच गए, तो मैं 1000% की गारंटी के साथ बता रहा हूं, वो आपको वहां से इतना अच्छा मोटिवेशन देके छोड़ेगा कि आपने जो ब्रांच डिसाइड करी है ना, वो आप छोड़ के रहोगे, बोले आज के बाद तो ये ब्रांच कभी नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो रोल बहुत सिंपल है, अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड के सक्सेसफुल 5 या 6 अलग अलग पर्सन की एडवाइस लो। सक्सेसफुल, रिमेंबर, जो हारा हुआ इंसान है ना, वो सिर्फ मूवी में, शायरी में अच्छी चीजें बता सकता है, बाकी मुझे तो आज तक ऐसा कभी नहीं मिला कि उस फील्ड में अनसक्सेसफुल इंसान आपको ऐसा बता दे कि मैं आपको सिखा दूं 1 लाख कैसे कमाने हैं। उल्टा क्वेश्चन पूछ लेना, आपकी कितनी है सैलरी, तो वो पता लग जाएगा। ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। हाँ? ये सच्चाई हमारे टीचिंग फील्ड की भी है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि आप उनसे सीखे जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो, ना कि उनसे जो उस फील्ड में सक्सेसफुल ना हो। क्योंकि आपको भी पता है, जब आप 15 एंट्रेंस एग्जाम देते हो ना, और 9th या 10th स्टैंडर्ड वाला कोई बच्चा आपको पूछने आता है कि भैया या दीदी ये एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, टेल मी वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, आप अच्छे से बता पाओगे या नहीं? क्योंकि आपने 10 या 15 एग्जाम के फॉर्म भरे हैं या एग्जाम दी है, अगर दी है तो। अगर सिर्फ बोर्ड और गुडसेट की एग्जाम दे करके हम बैठ जाते, और 9th स्टैंडर्ड या 10th का आपका कोई सिस्टर ब्रदर या कोई और बच्चा आपको पूछने आया, भैया ये कैसे करना है, दीदी ये करना कैसे है, हमें खुद थोड़ी शर्म आती है कि नहीं? ऐसा लगता है, बुरा फील होता है कि यार मैं इसको बताऊं क्या, जो चीज मैंने खुद ने नहीं करी मैं इसको क्या बताऊं। करेक्ट? तो यही चीज जिंदगी में भी काम करने वाली है। तो कृपया करके सक्सेसफुल इंसान से एडवाइस ले। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अनसक्सेसफुल इंसान जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल है, मे बी ही और शी इज ट्राइंग, बट अभी वो वहां है तो नहीं। तो उनकी एक बार सुनो और उसके बाद सही डिसीजंस लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, you need to discuss every single thing with your parent openly, doesn't matter you hate it or you like it। कभी कभी ऐसा हो सकता है, सर मम्मी को मैं बताने जाऊं ना तो मम्मी मेरे को रोटी याद दिलाती है,
और पापा को बताने जाऊं तो पहले तो यही बोलते तू क्या ही करेगी जिंदगी में, तूने आज तक एक गोल रोटी नहीं बनाई, तू आईआईटी में जाकर के या एनआईटी में जाकर के एक रोबोट कैसे बनाएगी, मेरे को डाउट है। तो एक चीज याद रखना, खुद को छोड़ के पूरी दुनिया को डाउट होने वाले हैं। और इसमें हो सकता है आपके फैमिली वाले भी हो, जरूरी नहीं है कि वो चाहते हैं कि आप अनसक्सेसफुल हो, क्योंकि उन्होंने 15-20 सालों में जिंदगी देखी है, तो उनको एक डर बैठ जाता है कि अच्छा, जब मैं इस समय पर थी या था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ तो अच्छा। सारी चीजों का एक शॉर्ट स्टेटमेंट है जो जनरली पेरेंट के मुंह से निकलता है, और मुझे लगता है उसका रीजन, उसके पीछे की बात मैं बताता हूँ, क्योंकि वो हमेशा एक टेंशन में होते हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा 5 या 6 साल मेरे से दूर रहेगा, पढ़ाई करने जाएगा, तो क्या फाइनेंशियली उसकी जिंदगी अच्छी होगी, क्या वो खुद अपने पैर पे खड़े होकर के सारी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको वो टेंशन होता है कि कहीं वो आउट ऑफ स्टेट गई या गया, उसके साथ कुछ हो ना जाए। और शायद काफी बार इस रीजन की वजह से कुछ पेरेंट इतने डर जाते हैं कि बच्चे को अपने पकड़ के रखते हैं कि नहीं बेटा देखो, यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें बाहर जाना है, क्यों ना एक काम करो, तुम मुंबई की जगह पर सूरत में कोई ऑप्शन ढूंढो। बात समझ आ रही है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? इसके पीछे का सिर्फ एक रीजन है, एक फियर, एक डर। हाँ, 17-16 साल की एज में हमारे हार्मोन ना शूट आउट करते हैं, तो रिस्क लेने का हमारा जो एक तरीका होता है वो अलग होता है, जो हमारे पेरेंट का नहीं होता। और उसी वजह से काफी बार एक अनबन बन जाती है, ऐसा लगता है कि यार सर मैं तो इस तरफ जाना चाहता हूँ, पापा जो है मेरे उस तरफ बोल रहे हैं, और मम्मी उस तरफ बोल रही है। ये एक्स, वाई और जेड 3 डायरेक्शन हुई, कौन सी डायरेक्शन में जाऊं मुझे खुद पता नहीं है, मैं अभी सेंटर में खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। और ऐसा बिल्कुल होगा, इसीलिए मैंडेटरी है कि आपने जो भी ऑप्शन सोचे ना वो आपके पेरेंट के साथ ओपनली डिस्कस किया जाए, क्योंकि देखो फाइनल फीस तो उनके पे करनी है ना। और अब फीस हजारों में नहीं होगी, अब लाखों में होगी। हो सकता है 1 लाख 2 लाख से शुरू होकर के, अगर गलती से पेमेंट शीट पे एडमिशन मिला एमबीबीएस में तो कितनी फीस जा सकती है। 18 लाख हाईएस्ट फीस है एक साल की, 18 लाख रुपीज। और अगर आपको लगता है कि एनआईटी और आईआईटी की फीस कम है, सॉरी, राइट, 2-3 लाख से शुरू होकर के 10-12 लाख पर ईयर तक जा रही है। सर पढ़ाई छोड़ दे क्या? नहीं, क्योंकि जब आप वहां पर 6 या 7 लाख रुपए पर ईयर की फीस पे कर रहे हो, तो आपके पेरेंट को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी या मेरा बेटा इस चीज के लिए तैयारी या प्लानिंग कर रहा है, ताकि वो अपना फाइनेंस सही समय पर डिसाइड करके बैठे, है ना। मे भी हो सकता है वो आपको डांटे भी कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाने की क्या जरूरत है, यहाँ से कर सकते हो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गुस्सा हो जाओ या वो हो जाए, शायद वो हो सकते हैं, बट तब आपको आपका नॉलेज हेल्प करेगा कि आपके पास एक नहीं तो दूसरे 2-3 ऑप्शंस है। सो काइंडली डिस्कस एवरी सिंगल थिंग ओपनली विद योर पेरेंट एंड रेडी टू अंडरस्टैंड कि आज के बाद आप जहां पर भी जाओगे, अननोन लोग, अननोन सिचुएशन, खाना पीना कैसा रहेगा आपको नहीं पता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राइट, अब अपने आप में वो एक खाने की बेहतरीन जगह है, बहुत ही टेस्टी फूड मिलता है उस यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग। लेकिन जैसे वहां से थोड़ा ऊपर जाते हो, तेजपुर यूनिवर्सिटी, वो ऐसी यूनिवर्सिटी है, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग में पूरी कंट्री में उसका नाम है, बट किसी भी यूपी या बिहार या उस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाले पेरेंट को बोलेंगे तेजपुर यूनिवर्सिटी में बच्चे को एडमिशन लेना है, तो पहले तो वो डर जाते हैं, उसके बाद बच्चा डर जाता है क्योंकि खाने के प्रॉब्लम। अब वहां पर चॉइस आ गई, क्या डर और खाने को देख करके हम वहां पर एडमिशन ले या ना ले? तो वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो पेरेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। काफी पेरेंट ऐसे होते हैं जो रेडी होते हैं कि कोई कोई बात नहीं, मेरी बेटी या बेटा इस रीजन में चला जाए, या उसको खाना ठीक से मिले या ना मिले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस समय पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है और पेरेंट्स आर ऑल्सो एग्री, नो वरीज। बट देन कभी कभी ऐसा होता है पेरेंट्स एग्री नहीं है, बच्चे को जाना है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, पता है कि पास आउट हुए तो बढ़िया सा पैकेज मिलने वाला है, उस समय पर क्या करें? पिछले 2 साल में आपने पेरेंट, अपने आपके जो पेरेंट है उन्होंने आपको देखा है, आपकी हरकतें देख करके उनको डाउट है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है कि इनको मैं भेजूं या ना भेजूं। और आप ये सोच रहे होंगे कि सर
हम अपने पेरेंट को 10 या 20 दिन के अंदर कैसे विश्वास दिलाए कि आप हमें भेजो, वहां पर जाकर के अच्छा काम करके ही आएंगे, कोई आड़े टेढ़े काम नहीं करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल मामला बन सकता है। अग्री करते हो इस बात पे? या सुनो, होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ था, सो आई नो इट रियली वेल, राइट? तो यहां पर पॉइंट आता है कि आप अपने एक्शंस को सुधार लो आज से ही, क्योंकि पता चला जब तक एडमिशन का दिन आए और ऐसा कोई कंट्रोवर्सी आए कि आपको आउट ऑफ स्टेट जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, पेरेंट्स आर नॉट एग्री, अगर उनको आपकी एक्शंस देख करके थोड़ा विश्वास आएगा ना, तो वो भी थोड़ा विश्वास रखेंगे कि कोई बात नहीं, बेटा जा तो रहा है, दिखने में चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वहां जाके तो वो संस्कारी रहेगा। संस्कारी रहने का मेरा मतलब ये है कि पढ़ाई पे फोकस और करियर पे फोकस ज्यादा रहेगा, दूसरी चीजों में कम। क्योंकि अक्सर फ्रीडम जब मिलती है, और वो भी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो क्या क्रिएट होता है? केओस। ऐसे बोलते हैं, फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स केओस, और ये हर दुनिया के लिए सच है ना? सो डिस्कस थिंग्स विद योर पेरेंट एंड बी रेडी फॉर अननोन सिचुएशन। काफी बार हमें ऐसा लगता है कि सर, अगर ज्यादा परसेंटेज या ज्यादा स्कोर नहीं आया तो क्या जिंदगी में कुछ ही नहीं हो सकता? तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल आपके सराउंडिंग है। एक अभी रिसेंट एग्जाम्पल जो मैंने देखा, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड इज कनेक्टेड विद बोथ ऑफ दिस पीपल एंड ही इज IRS नाउ, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज क्लास 1 ऑफिसर। तो वो जब सर्विसेज में गया तो मैंने उसको पूछा, क्योंकि उसको काफी टाइम लग गया मेहनत करते करते, उन्होंने BSc बायोटेक्नोलॉजी किया था। उसने मेरे को एक फोटो भेजा, बोले तो इसको देख। बोला बात तो सही है। अब एक थ्रू आउट दी कॉलेज और स्कूल टॉपर टॉपर टॉपर, ग्रेजुएशन गोल्ड मेडलिस्ट, मास्टर्स गोल्ड मेडलिस्ट, राइट? ऑल ऑल इंडिया रैंक उनका IAS में था 15, एंड एक तरफ है ऑल इंडिया रैंक IAS में 3। कहीं गलती से इनके 70% क्रॉस नहीं हुए हैं, राइट? 9th स्टैंडर्ड में इसके 52% थे। कितने? 52। मैथ्स में कितने मार्क्स थे 100 में से? 34। कितने? 34। कहने का मतलब मेरा ये है कि 12th के बाद गलती से आपको मान लो थोड़ी मीडियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया, दैट डजंट मीन आपकी जर्नी वहां खत्म हुई है। ये एक अच्छी बात है इंसान की, ह्यूमन की, कि वो जब चाहे जहां से चाहे अपना प्लेन टेक ऑफ कर सकता है, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, या वॉट एवर दे वांट, है ना? तो ये गलती से भी ऐसे मत सोचना कि सर खाली 65% आ गए और मुझे करना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्या मैं करूँ या ना करूँ? क्योंकि पूरी दुनिया तो मेरे को बोल रही है 60% में कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं हो सकता या केमिकल इंजीनियरिंग नहीं हो सकता। तो ये गलत है। अगर आप चाहो कि भले मेरे 65% है, मीडियम एडमिशन मिला है, मीडियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला है, बट अगले 4 या 5 या 6 7 सालों तक आई एम रेडी टू डू माई हार्ड वर्क, आई एम गोना पुट माई होल ब्लड एंड स्वेट, तो आप भी उसी करियर पे पहुंच सकते हो। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, हम डॉक्टर के पास विजिट करने जाते हैं जब कोई डिजीज हुआ है, हमें इन्फेक्शन हुआ है, अब डॉक्टर को पूछते हो कभी क्या, कहाँ से पास आउट हो? बोले एम से हो तो करेंगे ट्रीटमेंट, वरना ढूंढेंगे किसी दूसरे डॉक्टर को। होता है ऐसा कभी? आज तक कभी आपने पूछा डॉक्टर को कहाँ से, बोले कौन सी कॉलेज से पास आउट, कितने परसेंटेज 10th में कितना था, राइट? मेरा मतलब ये नहीं है कि जो डॉक्टर एम से पास आउट हुआ उसने बेचारे ने खामखाई इतनी मेहनत करी, गलत। क्योंकि वो एम से पास आउट है, उसने कुछ तो नया सीखा होगा ना। कोई अगर इंजीनियर IIT से पास आउट है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बेकार है, या लोअर इंस्टीट्यूट से कोई बच्चा पास आउट हो उसका मतलब ये भी नहीं कि वो बेकार है, कुछ तो नया सीख के आया होगा ना। पॉइंट ये है कि जब आप फील्ड में जाते हो तब आपके सर्टिफिकेट या आपके परसेंटेज या आपके CGPA के बारे में कोई नहीं पूछता। तो क्या पूछता है, राइट? मर्सिडीज बेंज कार बनाने वाले जो वर्कर्स होते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या ये अच्छे से कार डिजाइन करता है या नहीं। वो थोड़ी ना देखेगा कि MIT से पास आउट है या IIT बॉम्बे से पास आउट है या NIT से पास आउट है, SVNIT से पास आउट है, ये सब थोड़ी देखेंगे उस समय पर। दो दे विल लुक एट टू दी डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड थिंग्स, बट अगर उसको ठीक से कार डिजाइन करनी नहीं आती, डू यू रियली थिंक कि वो उस एम्प्लॉय को वहां पर रखेंगे? या क्या बोलेंगे थोड़े दिन बाद, आपकी डिग्री बहुत अच्छी है, बोले क्या आप IIT बॉम्बे से पास आउट हो, जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है,
बट मुझे इस मर्सिडीज बेंज की फ्रंट सीट में जो वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए थी, यू कुड नॉट डिजाइन इट, सॉरी। ये आपका 1 महीने का पगार, और हमें किसी और को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसी जगह पर एक अच्छा सा मैकेनिकल बंदा आता है जिसकी आईटीआई की डिग्री है या डिप्लोमा किया, क्या किया है, but he knows exactly the perfect ventilation mechanism behind the car and seat and everything. उसने बेहतरीन सीट बना दी। मर्सिडीज वाला क्या सोचेगा, बोले हम तुमको 50 लाख तो नहीं दे सकते, बट कोई बात नहीं, 25 लाख तो देंगे। यू आर हायर्ड, यू आर। सो ऑलवेज रिमेंबर, percentage matters a lot when it comes to take admission in a good institution. Yes, of course. बट वहां से बाहर निकलने के लिए सिर्फ परसेंटेज या आपका स्कोर काम का नहीं है। यू नीड लॉट मोर थिंग्स, राइट। वहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चीजें रियलिटी में सीखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक हमने सारी चीजें थ्योरी में करी है। वहां पर बोलेंगे आपको ये रोबोट की ये सर्किट खराब हुई है, आपको फाइंड आउट करना है फॉल्ट कहाँ है और इसको करेक्ट करना है। नो, दैट्स अ रियल फिजिक्स प्रैक्टिकल, finding out the problem or error and you have to make it correct, that also in a limited time. ऐसा तो होगा नहीं कि 2 वीक तक कर लो, वो ऐसा बोलेंगे कल सुबह तक तो हमें प्रोटोटाइप कंपनी को देना है, और बोलेंगे आज रात को करके दो। तो आपको नहीं लगता ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि जेडब्ल्यू एडवांस का एग्जाम है, 2 मिनट बची है, उसमें भी आधे मिनट हमने सोचने में डाल दी है, अब खाली बची है 1 मिनट। तो 1 मिनट में कुछ भी करके उस सम को सॉल्व करना है। लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड गिविंग अ परफेक्ट सॉल्यूशन, ये चीज इसीलिए आपको 11th-12th में कराई जाती है, ताकि जब आप जिंदगी में आगे जाओ ना, ऐसे बोले ना कि कल सुबह ये प्रोटोटाइप हमें कंपनी को सबमिट करवाना है, आज रात को कुछ भी करके इसका सोल्यूशन निकाल के देना है। तो तब आप में वो टैलेंट और वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ हम कर पाएंगे, और वो तभी आता है जब प्रिपरेशन करी हो, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। तो ये खास ध्यान में रखना। अगले 4 या 5 सालों में आप जैसी मेहनत करोगे, जिस क्वालिटी का हार्डवर्क आप करोगे, जैसा नॉलेज आप कहीं से गेन करोगे ना, वो डिसाइड करेगा आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है। ये चीज हमेशा याद रखना। दो, आईआईटी में जाने के लिए कंपलसरी है कि जेडब्ल्यू एडवांस आपने क्वालिफाई करी होनी चाहिए अच्छे स्कोर के साथ, क्योंकि उसी हिसाब से आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। एनआईटी के लिए और प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के लिए आपके लिए जेडब्ल्यू कंपलसरी है, जो पीसीएम वाले स्टूडेंट है। इन द सिमिलर मैनर जो बायोलॉजी वाले बच्चे, उनके लिए नीट कंपलसरी है। भी एमबीबीएस करना है तो एक एवरेज स्कोर, एक पर्टिकुलर स्कोर जो है वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बट वहां जाने के बाद 4 या 5 सालों में आप जो करेंगे ना, उसके बाद डॉक्टर बन के बाहर निकलोगे, और डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कोई उनके सर्टिफिकेट देख के नहीं करवाता। इफ दैट डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट रियली वेल, हम उस डॉक्टर का मार्केटिंग करेंगे कि काम करो, इसके पास जाओ, ये अच्छी ट्रीटमेंट करके देता है। वी आर नेवर बॉदर अबाउट देयर सर्टिफिकेट्स और देयर डिग्री प्रोबेबली, बट यस, वो जब डॉक्टर बना और जब मेडिकल कॉलेज में वो भाई साहब एंटर हुए थे या मेम साहब गए थे, तब तो उनको नीट की जरूरत थी ना, बिना उसके तो उनको एडमिशन नहीं दिया होगा। तो यस, एंट्री के लिए ये सब जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री के बाद इसके साथ बहुत और कुछ भी नेसेसरी है। नाउ बीटेक मतलब मैथमेटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो बेसिक आइडिया है, आई वुड लाइक टू कॉल हियर अजय सर। और अजय सर आपको मैथमेटिकल साइंस के बारे में आइडिया देंगे, उनकी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताएंगे, प्लस थोड़ा बहुत एडमिशन प्रोसेस के बारे में। वेलकम अजय सर।